राधे राधे दोस्तों। ये आज जो हमारी क्लास रहेगी ये प्रकाश से संबंधित आखिरी क्लास रहेगी, जिसमें हम प्रकाश के एमसीक्यू की ये सेकंड क्लास लेंगे। एमसीक्यू से संबंधित लगभग सारे प्रश्न मैं इसमें कवर कर चुका हूँ। और इसके बाद जो हम अगला क्लास जो हमारी रहेगी वह रहेगी बायोलॉजी से संबंधित चैप्टर की। अभी तक हमने केमिस्ट्री से संबंधित चैप्टर पढ़ लिए, फिजिक्स से संबंधित चैप्टर पढ़ लिए। अब जो रहेंगे वो बायो के रहेंगे, जिसमें हम पहला चैप्टर लेंगे वो लेंगे कोशिका। अब आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम प्रकाश से संबंधित एमसीक्यू की बात करेंगे। तो पहला प्रश्न हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। ए ऑप्शन है अपवर्तन के कारण, बी परावर्तन के कारण, सी ऑप्शन है व्यतिकरण के कारण और डी ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो दोस्तों, जो चटका हुआ कांच रहता है वह चटकीला जो प्रतीत होता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से प्रतीत होता है। जैसे कोई कांच है, अगर ये चटक गया है तो इसमें इस प्रकार की धारियां निकल आती है, और ये जो है ये चमकीली इसलिए प्रतीत होती है क्योंकि इसमें क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट हम बात करें, प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर 60 डिग्री के आपतन कोण पर आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान होगा। प्रकाश की जो एक किरण है वो एक समतल दर्पण पर 60 डिग्री के आपतन कोण पर आपतित हो रही है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। ए ऑप्शन है 30 डिग्री, बी ऑप्शन है 120 डिग्री, सी ऑप्शन है 60 डिग्री और डी ऑप्शन है 45 डिग्री। अब आप देखो, ये रहा मान लो एक समतल दर्पण है, इस पे एक प्रकाश की किरण आपतित हुई और आपतित होके ये परावर्तित होके इधर चली गई। ये इसमें अभिलंब हम ले लेते हैं। जो आपतन कोण था मैंने आपको पढ़ाया था, आपतन कोण रहेगा अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, तो ये अभिलंब जो रहता है ये रहता है। इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण रहता है वो आपतन कोण रहता है। यह कितना है, 60 डिग्री। और हमें पूछा क्या है, परावर्तन कोण का मान। परावर्तन कोण ये रहता है, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण है तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो ये कोण है इसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो इसमें पूछा गया परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो हमने जब प्रकाश से संबंधित बात करी थी आपतन और परावर्तन कोण से संबंधित समतल दर्पण में, तो वहां पर मैंने आपको दो नियम बताए थे। प्रथम नियम था आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। और दूसरा नियम था आपतन को आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या रहेंगे, एक ही तल में रहेंगे। यह आपतित किरण है, ये दोनों नियम आपको याद रखना है। आपतित किरण, यह परावर्तित किरण है, और अभिलंब की बात करें हम तो ये अभिलंब है। ये तीनों क्या रहेंगे, एक ही तल में रहेंगे। ये परावर्तन के जो दो नियम मैंने आपको पढ़ाए थे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में रहेंगे। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। तो आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, 60 डिग्री। तो जो हमारा सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब अगर इसी प्रश्न को ऐसे पूछ लिया जाता कि प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर दर्पण से 60 डिग्री का कोण बनाती है, किससे, दर्पण से 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रकाश की एक किरण जो समतल दर्पण पर आपतित होती है, मान लो यही आपतित किरण का ऐसा लिखा रहता, प्रकाश की एक किरण जो समतल दर्पण पर आपतित होती है वह दर्पण से कितना, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो यह जो कोण रहता है यह 60 डिग्री रहता, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है, दर्पण से 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो यह दर्पण है, इस दर्पण से कितने का बनाती है, 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री हो गया, तो फिर ये जो बचा हुआ कोण रहता है ये कितना रहता है, 30 डिग्री रहता। अगर प्रश्न को उल्टा घुमा के पूछ लेते तो ये कोण कितना होता है, 30 डिग्री। क्योंकि अगर प्रश्न में ऐसा लिखा रहता कि आपतित किरण जो है दर्पण से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो हम इस कोण को 60 डिग्री लेते, यह कोण 30 डिग्री हो जाता। अब ये बचा कोण 30 डिग्री रहता, मतलब ये आपतन कोण रहता, क्योंकि ये विलंब और आपतित किरण के बीच का रहता। तो ये 30 डिग्री होता, तो इसमें परावर्तित कोण क्या हो जाता, परावर्तन कोण 30 डिग्री हो जाता। तो हमारा ए ऑप्शन आंसर हो जाता। ए ऑप्शन आंसर कब होता, जब प्रश्न ऐसे रहता, प्रकाश की एक किरण या प्रकाश की आपतित किरण समतल दर्पण से 60 डिग्री का कोण बनाती है, अगर प्रश्न ऐसा रहता। लेकिन प्रश्न यहाँ है प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री के आपतन कोण पर आपतित होती है। यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में आपतन कोण लिखा है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण जो 60 डिग्री, हमने इसको आपतन कोण ले लिया। यह आपतन कोण होता है, तो ये 60 डिग्री, ये 60 है, तो परावर्तन कोण भी क्या रहेगा, 60 डिग्री रहेगा। क्यों, क्योंकि ये परावर्तन का प्रथम नियम है। ठीक है, अब हम बात करें प्रश्न को, अगर ऐसे आप प्रकार इससे घुमा के पूछे तो आप उसको भी याद रखना कि प्रश्न में पूछ क्या रहा है, इसलिए प्रश्न को पढ़ना भी जरूरी है सही तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, उत्तर दिशा में रखा समतल दर्पण किस दिशा का प्रतिबिंब दिखाएगा। अब कोई समतल दर्पण है जो उत्तर दिशा में रखा है, तो वह किस दिशा का प्रतिबिंब बताएगा। तो देखो, ये 4 दिशाएं होती है, ये उत्तर है, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम।
अब पूछा गया है कि उत्तर दिशा में रखा समतल दर्पण किस दिशा का प्रतिबिंब बनाएगा। ये ऑप्शन है उत्तर दिशा का, बी दक्षिण दिशा का, सी पूर्व दिशा का और डी पश्चिम दिशा का। अब देखो दर्पण जो है उत्तर दिशा में रखा है, तो उत्तर दिशा में दर्पण रखा है मतलब दर्पण ऐसे रखा है। अब मान लो यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो इसका प्रतिबिंब इसमें ऐसे नजर आएगा। तो जब ये खड़ा इधर है, ये उत्तर दिशा में दर्पण रखा है, तो इसका प्रतिबिंब जब अंदर दिखेगा तो वो किस दिशा में दिखेगा, दक्षिण दिशा में, मतलब नीचे की तरफ। ये जो दिशा है दक्षिण दिशा, इधर इसका क्या दिखेगा, प्रतिबिंब दिखेगा। तो बी ऑप्शन जो रहेगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर दर्पण उत्तर दिशा में रखा है, ये दर्पण अगर ऐसे रखा है तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, मान लो ये दिशा उत्तर है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस दिशा में बनेगा, उत्तर के विपरीत दिशा में, मतलब दक्षिण दिशा में इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट हम बात करें किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। जो आकाश है वो नीला किसके कारण दिखाई पड़ता है। ये ऑप्शन है अपवर्तन, बी परावर्तन, सी प्रकीर्णन और डी है विक्षेपण। जो आकाश है दोस्तों नीला वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। और नीला किस लिए दिखाई देता है, क्योंकि जो नीला प्रकाश है, जो नीले रंग का प्रकाश है, इसका जो प्रकीर्णन क्या होता है, सर्वाधिक होता है। जो हमने रंगों की बात करें तो जो नीला रंग है इसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, इसलिए आकाश हमें क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट हम बात करें प्रकाश का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। जो प्रकाश रहता है इसका ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना के अनुरूप होता है। तो ए ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी ऑप्शन है विवर्तन, सी ऑप्शन है प्रकीर्णन और डी ऑप्शन है अपवर्तन। तो जो प्रकाश का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण जो होता है दोस्तों वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है। जो एंडोस्कोपी होती है, पेट दर्द आदि की जांचों में एंडोस्कोपी की जाती है। जो एंडोस्कोपी है यह ऑप्टिकल फाइबर में जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है इसी सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है। तो एंडोस्कोपी में भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत ही कार्य करता है, जहां पर ऑप्टिकल फाइबर का क्या किया जाता है, जिस प्रकार ऑप्टिकल फाइबर का में जो संचरण होता है प्रकाश का, उसी प्रकार एंडोस्कोपी जो की जाती है वह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही की जाती है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करें वाहन के पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। जो वाहन रहते हैं उसमें पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है उत्तल दर्पण और डी ऑप्शन है अवतल दर्पण। तो जो वाहन में पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जो उत्तल दर्पण है यह प्रतिबिंब एक तो छोटा बनाता है, वह कैसा बनाता है, सीधा बनाता है। तो उत्तल दर्पण जो है ये वस्तु का जो प्रतिबिंब रहेगा ये हमेशा छोटा और सीधा बनाएगा, इसलिए वाहनों में पीछे से आने वाले साधनों को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करें पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसे। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है उत्तल लेंस, सी ऑप्शन है अवतल दर्पण और डी ऑप्शन है अवतल लेंस। तो जो पानी में हवा का बुलबुला रहता है दोस्तों वो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है, याद रखना। लेंस की इकाई जो रहती है दोस्तों, लेंस की इकाई क्या रहती है, डायप्टर। जो लेंस रहता है इसकी इकाई डायप्टर रहती है, याद रखें। लेंस की इकाई डायप्टर रहती है और धूप के चश्मे की पावर 0 डायप्टर रहती है। जो धूप का चश्मा रहता है इसका जो पावर रहती है वो क्या रहती है, 0 डायप्टर। 0 डायप्टर, धूप के चश्मे की जो पावर रहेगी वह 0 डायप्टर रहती है और लेंस की इकाई जो है दोस्तों वो डायप्टर रहती है। नेक्स्ट हम बात करें प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। जो प्रिज्म रहता है, मैंने आपको थ्योरेटिकल क्लास ली थी उसमें जैसे प्रकाश की विभिन्न किरणों का हमने 7 रंगों में जो प्रकाश को विभाजित किया था वहां पर हमने पढ़ा था। तो प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है। ये ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन और डी ऑप्शन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो विभिन्न किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। जो प्रिज्म रहता है इसमें किरणों का जो विचलन होता है वो भिन्न भिन्न होता है। हमने पढ़ा था यहाँ सबसे पहले लाल रंग की थी, नीचे नीचे बैगनी रंग की किरण थी। तो ये जो है ये हमने वर्ण विक्षेपण पढ़ा था प्रिज्म में, उसी की बात हो रही। नेक्स्ट हम पढ़े श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मेल है। जो सफेद प्रकाश है, श्वेत प्रकाश है, कितने रंगों का मेल है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, 7 रंगों का मेल है। इंद्रधनुष में जो 7 रंग बनते हैं उससे संबंधित यहाँ पर बात हो रही है। जो सफेद प्रकाश रहता है वो 7 रंगों का मेल होता है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है। कौन सा वर्ण है जो सबसे अधिक विचलित होता है। तो ए ऑप्शन है लाल, बी बैगनी, सी पीला और डी आसमानी। तो जो सबसे ज्यादा विचलित रंग होता है जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो बैगनी रंग होता है। यह ऐसा प्रिज्म बनाया था, यहाँ पर प्रकाश की किरण आई थी, उसके बाद ये जब किरणें निकली थी तब मैंने यहाँ पर आपको लिखा था VIBGYOR, VIBGYOR। तो सर्वाधिक जो विचलन हुआ था यह थी, यह नीचे जो किरण थी, यह नीचे वाली किरण, इसका विचलन सबसे ज्यादा हुआ था। तो इस किरण को हम बोलते हैं बैगनी किरण। यहां से
लाल, अब देखो श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण का सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैगनी का। और सबसे कम किसका होगा? लाल रंग का। लाल रंग का विचलन क्या होगा? सबसे कम होगा। सबसे ज्यादा विचलन का होगा? बैगनी रंग का होगा। ये बात आप याद रखना। नेक्स्ट हम बात करें प्राथमिक रंग है प्रकृति में पाए जाने वाले रंग, इंद्रधनुष के रंग, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के रंग, और डी ऑप्शन है वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जाते। तो प्राथमिक रंग वो रंग कहलाते हैं जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जाते। तो इसमें जो है दोस्तों डी ऑप्शन जो रहेगा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तीन मूल रंग है। मूल रंग मतलब प्राथमिक रंग। मूल रंग का मतलब क्या है? प्राथमिक रंग। तीन मूल रंग मतलब प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो तीन प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं उनकी हम बात करें। पहला है ऑप्शन हरा पीला लाल, दूसरा ऑप्शन है नीला पीला लाल, तीसरा ऑप्शन है नीला लाल हरा, और चौथा ऑप्शन है नीला पीला हरा। तो जो मूल रंग या प्राथमिक रंगों की बात करें तो उसमें आता है नीला लाल व हरा। एक तरह से लिखे तो आर बी और डी। आरबीडी नाम याद रखना। आरबीडी आपने जो पासबुक्स आती है आपने पढ़ी होगी, राजस्थान में आरबीडी नाम से पासबुक चलती है। तो यहाँ पर आरबीडी ना होके आरबीजी, रेड ब्लू और ग्रीन। ये बस आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं। लाल नीला और हरा ये तीनों क्या है? प्राथमिक रंग है। तो आरबीडी याद न रखकर आरबीजी याद रखें। रेड ब्लू और ग्रीन ये तीनों ही प्राथमिक रंगों में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करें श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग अलग होने की क्रिया को कहते हैं। जो श्वेत प्रकाश है उसका अपने विभिन्न रंगों में अलग अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है प्रकीर्णन, बी है परिक्षेपण, सी ऑप्शन है विवर्तन और डी ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? कौन सा ऐसा रंग है जिसकी तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगी? ये ऑप्शन है नीला, बी पीला, सी हरा और डी लाल। तो जो लाल रंग है दोस्तों इसकी तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है, वही याद रखना आप, VIBGYOR। तो जो लाल रंग है इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी? सर्वाधिक। इसकी तरंगदैर्घ्य क्या रहेगी? सर्वाधिक। और न्यूनतम किसकी रहेगी? नीचे नीचे वाला बैगनी रंग है इसकी क्या रहेगी? न्यूनतम तरंगदैर्घ्य इसकी क्या रहेगी? न्यूनतम। सर्वाधिक लाल रंग की रहेगी, न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किसकी रहेगी? बैगनी रंग की रहेगी। नेक्स्ट, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह, ऑप्शन है अवशोषित करता है, बी अपवर्तित करता है, सी ऑप्शन है परावर्तित करता है और डी ऑप्शन है प्रकीर्णित करता है। तो कोई अपारदर्शी वस्तु है उसका जो हमें रंग दिखाई देता है वह किस वजह से दिखाई देता है? जैसे अगर आप अभी इस ब्लैक बोर्ड को, इस बोर्ड को देख रहे हो तो यहाँ पर जो आपको यह बोर्ड है यह हरा हरा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो ग्रीन पीछे की तरफ है वो ग्रीन दिखाई दे रहा है। वो इस वजह से दिखाई दे रहा है क्यों? क्योंकि इससे जो परावर्तित प्रकाश है वो कौन सा है? ग्रीन कलर का, या हरे रंग का प्रकाश इससे परावर्तित होकर आ रहा है, इसलिए यह क्या है? आपको हरा दिखाई दे रहा है। तो सी ऑप्शन है, जो रंग कोई अपारदर्शी वस्तु किसी रंग को जो परावर्तित करती है वही परावर्तित रंग क्या दिखाई हमें दिखाई देता है। जैसे अगर कोई वस्तु है वो हमें लाल दिखाई दे रही है, मतलब उस वस्तु से जो है प्रकाश जो है उसका जो परावर्तन हो रहा है वो लाल परावर्तन हो रहा है, लाल कलर का प्रकाश का क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। तो जो किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग का के कारण होता है जिसे वह क्या करता है? परावर्तित करता है। तो कोई वस्तु लाल दिखाई दे रही है मतलब वह वस्तु लाल रंग को क्या कर रही है? परावर्तित कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात करें, जब प्रकाश के लाल हरा व नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होता है। जब लाल हरा और नीला, रेड ग्रीन और ब्लू इन तीनों रंगों को जब मिलाएंगे तो जो परिणामी रंग रहेगा दोस्तों वह कौन सा रंग होगा? ए ऑप्शन है मेजेंटा, बी सफेद, सी काला और डी पीला। तो इनसे को तीनों रंगों को मिलाने पर जो परिणामी रंग होगा दोस्तों वो होगा सफेद रंग। ये मैंने थ्योरी वाली क्लासों में आपको पढ़ा दिया था, आप वहां पर जाकर भी इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है। जो निकट दृष्टि दोष होता है इसकी रोग मुक्ति किससे होती है? ऑप्शन है उत्तल लेंस द्वारा, बी ऑप्शन है अवतल लेंस द्वारा, सी ऑप्शन है सिलेंड्रिकल लेंस द्वारा और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति जो होती है दोस्तों वह अवतल लेंस के द्वारा होती है। ठीक है, और जो उत्तल लेंस द्वारा होती है ये किसकी होती है? दूर दृष्टि दोष की, दूर दृष्टि दोष। अब मेरी बात ध्यान से सुने, और ये किस में आता है? अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया। अब देखो, दूर में दो शब्द है, कम शब्द है, उत्तल में कम शब्द है। उत्तल में एक दो तीन शब्द है, तीन शब्द, यहाँ पर दो शब्द है। मतलब दूर और निकट में आप शब्द देखो, इसमें दो शब्द है, इसमें तीन शब्द है, यहाँ पर इसमें तीन है, इसमें चार शब्द है। तो दूर दृष्टि दोष का कहाँ लगेगा? जहां उत्तर और अवतल दोनों में कौन सा नाम छोटा है? उत्तल नाम छोटा है, क्योंकि दूर में दो ही शब्द आ रहे हैं, निकट में तीन शब्द आ रहे हैं। तीन शब्द क्या मतलब? तीन वर्ण आ रहे हैं। उत्तर दूर में दो वर्ण आ रहे हैं, निकट में तीन वर्ण आ रहे हैं। उत्तल में तीन वर्ण है और अवतल में चार वर्ण है। तो अब हमें
जब हम कंफ्यूज हो जाए, मान लो दूरदृष्टि दोष में उत्तल आएगा या अवतल आएगा, तो आपको पता है कि दूर में 2 ही वर्ण आ रहे हैं, तो उत्तल जो छोटा नाम है उत्तल दूर वाले में आ जाएगा। निकट में 3 वर्ण आ रहे हैं, तो अवतल जो बड़ा नाम है यह निकट दृष्टि दोष में आ जाएगा। बस ऐसे ही याद रखने के लिए बता रहा हूँ, आप ऐसे याद रखें। और दूर दृष्टि दोष का मतलब, दूर दूर नाम लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती, निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। नाम तो इसका दूर दृष्टि दोष है, लेकिन इसमें निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। यह भी याद रखें आप। निकट दृष्टि दोष में तो दूर की साफ दिखाई नहीं देगी, और दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देगी। और दूर दृष्टि दोष का उपचार है उत्तल लेंस का प्रयोग करके, और निकट दृष्टि दोष का उपचार है अवतल लेंस का प्रयोग करके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें दृष्टि दोष और उपचार। यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है, दृष्टि दोष कौन कौन से और इनका उपचार किससे होते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उत्तल लेंस, द्विफोक्सी लेंस, बेलनाकार लेंस और अवतल लेंस। अब हमें इनको मिलाना है, ये क्वेश्चन है। अब देखो आप निकट दृष्टि दोष, तो देखो आप इनको ऐसे मिलाओ। निकट दृष्टि दोष किसमें होता है, तो निकट दृष्टि दोष का जो निवारण होगा वो होगा अवतल लेंस द्वारा, दूर दृष्टि दोष का उत्तल लेंस द्वारा। अब बचा क्या, जरा दृष्टि दोष, तो जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोक्सी लेंस आता है और अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस आता है। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा 4, दूसरे का 1, फिर 2 और 3, 4 1 2 3, तो डी ऑप्शन जो रहेगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो जरा दृष्टि दोष है इसके लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, और अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब आपको मान लो इसमें उत्तर नहीं भी याद आता, अगर इन दोनों ऑप्शन को आपको उत्तर याद भी नहीं रहता, फिर भी आप इसको कर सकते थे, क्योंकि निकट दृष्टि दोष का आपको पता उत्तल लेंस होता है, दूर दृष्टि दोष का उत्तल लेंस होता है। तो पहले में 4 आएगा और दूसरे ए ऑप्शन में 4 आएगा और बी ऑप्शन में 1 आएगा। एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए में 4 और बी में 1 आ रहा है, तो आप डी ऑप्शन यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, भले आपको इन दोनों ऑप्शन का पता ना हो। तो क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, और अगर आपको चारों के ही पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, और 3 का पता है तो भी आप आंसर निकाल लोगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें, एक समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। यह नहीं पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत सी बार इस नहीं के चक्कर में क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब देखो ए ऑप्शन है, इसका आकार वही होता है जो प्रयोग वस्तु का होता है। बी, यह पार्श्वी रूप से व्युत्क्रमानुपाती, मतलब विलोम, प्रतिलोम या उल्टा होता है। पार्श्वी रूप से मतलब जो दायां भाग रहेगा वो बायां हो जाएगा और बायां भाग दायां हो जाएगा। सी ऑप्शन है, यह वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। और डी ऑप्शन, यह दर्पण के पीछे की ओर उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनाता है जितनी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। तो जो प्रतिबिंब रहता है वो दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी वस्तु दर्पण के आगे होती है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन गलत है, तो इसमें जो है दोस्तों सी ऑप्शन गलत है। यह वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, जबकि दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण जो रहता है समतल दर्पण, ये कौन सा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी। याद रखें, समतल दर्पण आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी व सीधा। या पार्श्वी रूप से व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है दायां भाग बायां हो जाता है। जब हम कांच में के सामने खड़े होते हैं तो हमारा दायां भाग बायां और बायां भाग क्या हो जाता है, दायां हो जाता है। या पार्श्वी रूप से व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है। तो यह तो दर्पण में होता ही है। या वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, यह लाइन गलत है। क्यों, क्योंकि जो समतल दर्पण है वो कौन सा प्रतिबिंब बनाएगा, आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों में इस नहीं का याद रखें, वरना आप पहले ही ऑप्शन पढ़ोगे कि इसका आकार वही होता है जो प्रयोग वस्तु का होता है, तो आप झट से इसको क्लिक करके और सोचोगे पहला ऑप्शन है ये सही है, जबकि वहां पर पूछा क्या है, कौन सा एक सही नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। जो अवतल लेंस है वो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। ए ऑप्शन है वास्तविक, बी ऑप्शन है आभासी, सी ऑप्शन है वस्तु की विशेषता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब, और डी ऑप्शन है लेंस की वक्रता के अनुसार अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब। तो अवतल लेंस जो है दोस्तों हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो जो बी ऑप्शन रहेगा वो आपका आंसर रहेगा। अवतल लेंस द्वारा हमेशा, एक तो देखो आभासी प्लस सीधा प्लस छोटा, ये तीनों ही बातें याद रखें। अवतल लेंस द्वारा हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रकार का प्रश्न, अवतल लेंस में एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, आभासी, सीधा व छोटा। एक तो बहुत छोटा और एक थोड़ा छोटा। यहाँ छोटे में 2 ऑप्शन रहते हैं, एक बहुत छोटा और एक थोड़ा छोटा, लेकिन बनेगा तो छोटा ही। तो आप ये बात याद रखें, आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस में। ये हमेशा यही प्रतिबिंब बनेगा, आभासी, सीधा और छोटा। अब हम बात करें, सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है, क्योंकि ए ऑप्शन है उस समय सूर्य अपना आकार परिवर्तित कर लेता है, बी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, सी ऑप्शन है प्रकाश के
अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है और डी ऑप्शन है प्रकाश के विवर्तन का प्रभाव पड़ता है। तो जो सूर्य है छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन का क्या पड़ता है दोस्तों? प्रभाव पड़ता है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व सूर्योदय भी इसी वजह से दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश का जो अपवर्तन है उसी का उसमें क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करें, बरसात के दिन जल पर छोटी तेली परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? ए ऑप्शन है प्रकीर्णन, बी व्यतिकरण, सी अपवर्तन और डी है ध्रुवण। तो बरसात के दिनों में जो जल पर छोटी तेली परतें रहती है ये चमकीले रंग की इसलिए प्रतीत होती है, किसकी वजह से? व्यतिकरण की वजह से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें, दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होगा? तो लाल और नीला इन दोनों को मिलाने से, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था, द्वितीयक रंग, प्राथमिक रंग। ठीक है, तो जो लाल और नीला है इन दोनों को मिलाने से कौन सा द्वितीयक रंग प्राप्त होगा? ए ऑप्शन है सफेद, बी पीला, सी मैजेंटा और डी है सियान। तो लाल और नीला मिलने से मैजेंटा रंग मिलता है। कौन सा? मैजेंटा। मैजेंटा रंग जो रहेगा ये आपको मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि ए ऑप्शन यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है, बी ऑप्शन यह हमारी आंखों पर सफेद प्रकाश को परावर्तित करती है, सी ऑप्शन यह हमें रंग के अलावा अन्य सभी प्रकाश को परावर्तित करती है। यह क्या है? यह हरे रंग के अलावा अन्य सभी प्रकाश को परावर्तित करती है, डी ऑप्शन यह हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है। तो जो हमें घास का हरा रंग दिखाई देता है यह ए ऑप्शन यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। ये ऑप्शन जो है ए ऑप्शन आपका ये क्या रहेगा? आंसर रहेगा। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कोई वस्तु का रंग जो है वह हमें इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि वह वस्तु उसी रंग के प्रकाश को क्या कर रही है? परावर्तित कर रही है। तो घास हमें हरी क्यों दिखाई देगी? क्योंकि घास जो है वो हरे रंग के प्रकाश को क्या करेगी? परावर्तित करेगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तो एक ऐसा माध्यम जिसका अपवर्तनांक 3/2 है में प्रकाश की गति क्या होगी? तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? माध्यम में प्रकाश की चाल, ये मैंने आपको पढ़ाया था, माध्यम में प्रकाश की चाल होती है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। तो माध्यम में प्रकाश की चाल पूछिए, हमें वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल दे रखी है और माध्यम का अपवर्तनांक भी हमें दे रखा है। तो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? 3 × 10⁸ और माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? 3/2। यहां से 2 ऊपर चले जाएंगे, 2 × 3 × 10⁸ 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो जो ए ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बी ऑप्शन था 9/4 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, सी ऑप्शन था 3/2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और डी ऑप्शन था 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो माध्यम में जो प्रकाश की चाल रहती है वो दोस्तों वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम का अपवर्तनांक। तो वायु या निर्वात में वायु में दे रखी है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ और अपवर्तनांक दे रखा है 3/2। इसको हमने यहाँ पर सोल्व किया तो आंसर आया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3/2 जो था बटे में, यहाँ से 2 ऊपर चला गया और 3 से 3 फिर नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट हम बात करें, सौर कुकर के लिए सर्वाधिक कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? जो सौर कुकर है उसके लिए सर्वाधिक कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है उत्तल, बी अवतल, सी समतल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सौर कुकर के लिए दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु रखने पर प्रतिबिंब होगा। अवतल जो दर्पण है उसमें फोकस F और ध्रुव P, ये P और F इनके बीच में अगर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा होगा उसके बारे में बात हो रही है। तो ए ऑप्शन है आभासी सीधा बड़ा, बी ऑप्शन है वास्तविक उल्टा बड़ा, सी ऑप्शन है आभासी उल्टा छोटा और डी ऑप्शन है वास्तविक सीधा छोटा। तो जो अवतल दर्पण में इसमें फोकस और ध्रुव के बीच अगर वस्तु रखेंगे तो जो प्रतिबिंब रहेगा दोस्तों आभासी सीधा और बड़ा रहेगा। कौन कैसा रहेगा? एक तो आभासी रहेगा, एक सीधा रहेगा और एक क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। ठीक है, इस चीज को आप याद रखें। दर्पण वाली मैंने आपको लिस्ट बना के दी थी, लिस्ट उसमें बनी हुई थी पूरी, कौन सी कंडीशन में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, किस आकार का बनेगा, तो वहां पर भी आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, यदि प्रकाश समतल दर्पण से परावर्तित होता है तो प्रतिबिंब, अगर जो प्रकाश है वो समतल दर्पण से परावर्तित हो रहा है तो प्रतिबिंब कैसा रहेगा? ए ऑप्शन है असमान होता है, बी ऑप्शन है उल्टा होता है, सी ऑप्शन है सीधा और आभासी होता है,
डी ऑप्शन होता है पीछे की ओर होता है। तो यदि प्रकाश समतल दर्पण से परावर्तित होता है तो जो प्रतिबिंब रहेगा दोस्तों वो सीधा और आभासी होता है। कैसा होता है? सीधा और आभासी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करें प्रकाश की किरण का दिशा बदलना किन स्थितियों में होता है। जो प्रकाश की किरण है उसकी दिशा किन स्थितियों में बदलती है? ए ऑप्शन है परावर्तन में, बी अपवर्तन में, सी दोनों में और डी केवल अवशोषण में। जो प्रकाश की किरण की दिशा है दोस्तों वो परावर्तन और अपवर्तन दोनों में ही बदलती है। परावर्तन की कंडीशन देखो, जैसे कोई समतल दर्पण है, प्रकाश की किरण आई, टकराई और टकराने के बाद इधर चली गई, इस दिशा में रही थी, गई इस दिशा में, तो दिशा परिवर्तित हुई। अब अपवर्तन में देखो, यह कोई पृष्ठ है, कांच है मान लो, यहाँ पर प्रकाश की किरण आई, इससे टकराई और टकराने के बाद यहाँ पर मान लो वायु है और यहाँ पर जो माध्यम है वह जल है। तो यह टकराई, टकराने के बाद क्या हुई? अभिलंब की तरफ झुक गई। तो ये इस दिशा में रही थी, इस मतलब इसको इधर ऐसे जाना था, लेकिन ये अभिलंब की तरफ क्या होगी? झुक गई। तो इसको झुकने की वजह से ये इस दिशा में जाने लगी। तो जो अपवर्तन है उसमें भी प्रकाश की किरण की दिशा बदली और परावर्तन में भी उसकी दिशा बदली। नेक्स्ट हम बात करें जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है? ए ऑप्शन उसकी गति बदलती है, बी ऑप्शन उसकी दिशा बदलती है, सी ऑप्शन है दोनों और डी ऑप्शन है कुछ नहीं। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दोनों ही उसमें परिवर्तित होती है, गति भी उसकी बदलती है और दिशा भी उसकी बदलती है। गति किससे बदलती है? जब जैसे भी हमने पढ़ा था प्रकाश की किसी माध्यम में चाल हमने पढ़ी थी, तो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटा म्यू, मतलब उसका अपवर्तनांक क्या था, उस पर उसकी जो थी चाल डिपेंड करती है और दिशा तो हमें बदलती है। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा जो प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा बदलती है और गति भी बदलती है। क्यों? गति कैसे बदलती है ये भी आपने पढ़ा था, जहां पर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वायु में निर्वात की वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम का अपवर्तनांक। तो जब किसी माध्यम में चलेगी तो उस माध्यम का अपवर्तनांक की वजह से उसकी क्या हो जाएगी? गति भी बदल जाएगी। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी गति और दिशा दोनों ही बदलती है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यही खत्म करते हैं। यह एमसीक्यू से संबंधित, प्रकाश से संबंधित आपकी लास्ट क्लास है। मैंने इससे पहले एक क्लास ली थी, ये दूसरी क्लास है। इन दोनों क्लासों में मैंने प्रकाश से संबंधित लगभग सारे एमसीक्यू आपको करवा दिए हैं और इसके बाद जब हम फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही पढ़ चुके हैं, अब बायो से संबंधित चैप्टर शुरू होंगे जिसमें हम सबसे पहले कोशिका को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें।